हम सब हर रोज एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही आम लगती है, आईना। पर क्या कभी सोचा है कि इस मामूली सी दिखने वाली चीज के पीछे हजारों साल का एक बहुत ही दिलचस्प छिपा हुआ इतिहास है। चलिए आज इसी फैसिनेटिंग सफर पर निकलते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर आईने थे ही नहीं। तो फिर लोग अपना अक्स देखते कैसे थे? यही सवाल है जो हमें हजारों साल पीछे इतिहास में ले जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है नेचर से। सबसे पहले रिफ्लेक्शन कहाँ दिखा होगा? बिल्कुल, ठहरे हुए पानी की सतह पर, या फिर इंसानों के हाथों से चमकाए गए पत्थरों में। तो इंसानों ने जो सबसे पहले आईने बनाए, पता है वो कितने पुराने हैं? लगभग 8000 साल। ये आज की तुर्की के अनातोलिया इलाके में पाए गए थे। मतलब इस आविष्कार की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। तो सवाल यह है कि ये शुरुआती आईने थे क्या? ये थे ऑब्सिडियन, मतलब ज्वालामुखी से निकला हुआ एक काला पत्थर। और इसे बस खूब घिस घिस कर चमकाया जाता था ताकि इसमें कुछ रिफ्लेक्शन दिख सके। इसमें आज की तरह कोई चांदी की परत या बैकिंग नहीं होती थी। लिटरली बस एक पॉलिश किया हुआ पत्थर। पर देखिए, पत्थर तो बस एक शुरुआत थी। आईने की टेक्नोलॉजी में जो अगली बड़ी क्रांति आई, वो आई धातुओं यानी मेटल्स की खोज के साथ। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसमें हजारों साल लगे। सोचिए, 8000 बीसी के ऑब्सिडियन आयनों से 3000 बीसी तक आते आते तांबे और कांसे के आयनों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। एक बहुत लंबा सफर था ये। और ये जो टेक्नोलॉजिकल लीप थी, वो जबरदस्त थी। एक तरफ ऑब्सिडियन का धुंधला और गहरा सा अक्स, और दूसरी तरफ चमकाई हुई धातु जिसमें एक ज्यादा वार्म और साफ रिफ्लेक्शन मिलता था। और हाँ, मेटल ज्यादा टिकाऊ भी था। तो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं में इसका इस्तेमाल जमकर हुआ। लेकिन एक मिनट, ना तो पत्थर और ना ही धातु वो चीज दे पाए जिसे हम आज एक परफेक्ट आईना कहते हैं। उसके लिए एक और क्रांति की जरूरत थी, और वो थी कांच की क्रांति। कांच के आईनों का सफर भी बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली सदी में रोम में इनका जिक्र तो मिलता है, पर ये बहुत ही रेयर थे। फिर 14वीं से 17वीं सदी के बीच वेनिस दुनिया में शीशे का सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभरा। और फिर 17वीं सदी के आखिर में फ्रांस ने तो वर्साई के महल में पूरा का पूरा हॉल ऑफ मिरर्स ही बनवा दिया, अपनी दौलत और ताकत दिखाने के लिए। और मजे की बात यह है कि वर्साइल्स के उस शानदार हॉल में भी कोई एक बड़ा आईना नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़कर उसे बनाया गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में बड़े आईने बनाना कितना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा रहा होगा। ये तो मतलब अमीरों से भी अमीर लोगों की चीज थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उस एक आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया। वो आविष्कार जिसने आज के मॉडर्न मिरर को जन्म दिया। और ये कोई मैकेनिकल नहीं, बल्कि एक केमिकल ब्रेकथ्रू था। साल था 1835। आईने के इतिहास में इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा। एक मील का पत्थर है ये। और इस क्रांतिकारी खोज के पीछे जो जीनियस थे, वो थे एक जर्मन केमिस्ट, जस्टिस वॉन लीबिग। इन्होंने ही वो प्रोसेस बनाया जिससे आज हम आईने बनाते हैं। लिबिग की ये ब्रिलियंट खोज थी, सिल्वरिंग प्रोसेस। बेसिकली ये केमिकल तरीका है जिससे शीशे के ऊपर चांदी की एक बहुत ही पतली और बिल्कुल बराबर परत चढ़ा दी जाती है। और नतीजा, एक लगभग परफेक्ट रिफ्लेक्शन देने वाली सतह। ये प्रोसेस सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। एक साफ शीशा लो, उस पे चांदी का एक केमिकल सोल्यूशन लगाओ, और बस एक फ्लॉलेस रिफ्लेक्टिव परत तैयार। इसी एक बुनियादी टेक्निक ने दुनिया बदल दी। और इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो आज भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। ये देखते हैं कि आईने की विरासत क्या है। कैसे एक दुर्लभ, महंगी चीज हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। ये सफर वाकई कितना शानदार रहा है ना? प्राचीन अनाटोलिया के पॉलिश किए हुए ऑब्सिडियन से मिस्र के कांसे और वेनिस के कांच तक, और फिर आखिर में जर्मनी में लिबिग के उस रिवोल्यूशनरी सिल्वरिंग प्रोसेस तक। लिबिग के उस एक आविष्कार ने आईने को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब ये सिर्फ राजा महाराजाओं की चीज नहीं रही, बल्कि ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल हो गई। लेकिन देखिए, आईने की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसने हमारी संस्कृति को, हमारे सेल्फ इमेज को बहुत गहराई से बदला है।
सेल्फ अवेयरनेस से लेकर वैनिटी तक और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े सवालों तक हर चीज पर इसका असर पड़ा है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारा रिफ्लेक्शन देखने का तरीका इतना ड्रामेटिकली बदल गया है, एक धुंधले पत्थर से एक क्रिस्टल क्लियर अक्स तक, तो क्या इसने हमारे खुद को देखने के तरीके को भी नहीं बदला होगा?